आज की क्लास में मैं आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जब एक्सपेरिमेंट की बारी आती है, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो वहां पे एक चीज कॉमन है कि अगर कहीं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है तो उसका कंक्लूजन जरूर कुछ ना कुछ होगा, या किसी एम के लिए किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हर्शे एंड चेज जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये क्या प्रूव करना चाहते थे। आपको उसमें ये बात याद रखनी है कि हर्शे एंड चेज ये प्रूफ करना चाहते थे कि प्रोटीन और डीएनए में से एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, प्रोटीन और डीएनए में से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मेंडल ने किसका यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्या आंसर होगा आपका। मेंडल ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सबसे पहले। गार्डन पी पे किया था। किसने किया था? मेंडल ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी के ऊपर परफॉर्म किया था, दैट इज पाइसिन सटाइवम। अगर मैं मॉर्गन का नाम पूछूं तो आंसर क्या आएगा? ड्रोसोफिला। तो उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हर्शे एंड चेज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो किसके ऊपर किया, क्या इस्तेमाल करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करी, देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे ध्यान से। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो वायरस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बैक्टीरियोफेज है। ये कई लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। और कई बार मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो नाम तो इसमें बैक्टीरिया लगा हुआ है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है। एक्चुअली क्या है? ये वायरस है। तो ये एक ऐसा स्पेशल और स्पेसिफिक वायरस है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करेगा? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। ये बात को रखेंगे ध्यान में, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर्शे एंड चेज ने अपने मशीनरी के तौर पे करा है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा और एनालाइज किया कि हाँ भाई, ये जो है ये बैक्टीरियोफेज है। ये ग्रीन कलर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। अब ये बैक्टीरियोफेज है तो ये अटैक किसके ऊपर कर रहा है? बैक्टीरिया के ऊपर। और ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए, आपको बैक्टीरिया का साइज अच्छा खासा दिख रहा है, उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है? ये वायरस कर रहा है। तो क्या है ये वायरस है। कौन सा वायरस है? जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। बच्चे उल्टा लिखाते हैं, बैक्टीरिया विच अटैक्स ऑन वायरसेस। उल्टा नहीं लिखना है आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। वायरस अटैक कर रहा है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। हमने इस वायरस का नाम रख रखा है बैक्टीरियोफेज। याद हो गया? कई बार बोल दिया मैंने तब से। वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। मतलब ये जो आपको यहाँ पे वायरस दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई अगर बैक्टीरियोफेज है तो अटैक तो कर ही रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इस पूरे लिविंग सिस्टम में भरे पड़े हैं, तो हर्शे एंड चेज को अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यही क्यों मिला? बैक्टीरियोफेज को ही क्यों सिलेक्ट करा इन्होंने? हमारे पास लिविंग सिस्टम में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, सो भी बात बिल्कुल सही है। तो ये सिर्फ इसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो इसका देखिए दो रीजन है। दो रीजन में से पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग ये है कि ये आसानी से हम जो चाहते हैं, मतलब हमारे एजेंट को ये क्या करेगा? भेजने का काम करेगा बैक्टीरिया का। और सबसे बड़ा जो रीजन है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और इसका जो ये प्रोटीनेशियस कोटिंग है दैट इज कैप्सिड। समझेंगे ध्यान से।
बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा रखी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पूरा सीखा हुआ है आपने, तो बहुत ही आसान सा है। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा था ना, वायरसेस आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड से आया न्यूक्लियो, और कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो हमने इसको बोल दिया न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोल दिया हमने इसको, न्यूक्लियोप्रोटीन बोल दिया, ठीक है। तो जब ये वायरस यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ तो यही करना है ना कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या कैप्सिड प्रोटीनेशियस कोटिंग है। तो कैसे प्रूफ हो, तो हमने एक इस बात को कैच करा। हमने सोचा अच्छा, ये जो बैक्टीरियोफेज है, हम ना भी चाहें तो इसका नेचर है कि ये अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर। तो फिर इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, ये जो अटैक कर रहा है, तो इसके अटैक करने के बाद हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन कॉज कर रहा है, ये वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर किस चीज को इंजेक्ट करेगा। देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे, जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आसान सा इजी सा एक्सपेरिमेंट है। एक वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, अब ये अपने अंदर से क्या इंजेक्ट करेगा। अब ये कॉमन सेंस लगाइए, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर इसका डीएनए जाएगा तब तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इसकी वजह से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो गया, भाई भले ही ये माइक्रोब है बैक्टीरिया, लेकिन इन्फेक्शन तो होगा, क्योंकि वायरस यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे हवाई में आ रहे हैं अभी अटैक करने के लिए, ये अटैक कर रखा है इसने। तो अगर यहाँ पे इसका जो प्रोटीनेशियस कोटिंग है, तो प्रोटीन का कोई पार्ट अगर इसके अंदर इंसर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा। और अगर यहाँ पे डीएनए अगर इसके अंदर इंजेक्ट होगा, तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। पहले सारे बच्चों को मेरी यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन समझ आई, जो मैंने आपको बस अभी ये समझाया है कि हमारे लिविंग सिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करा है। ये बात समझ आई सबको, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। चलिए, तो इन्होंने ये देखा कि ये बैक्टीरियोफेज है और अटैक किसके ऊपर करेगा, बैक्टीरिया के। अब एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, एक और चीज है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने फोटो लेके और यहाँ पे लगा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब क्या है कि आखिर इस वायरस से इस बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफर होगा, वो हमें कैसे दिखेगा। अगर आपको ये लगता है कि डीएनए को हम बहुत आसानी से इजीली देख सकते हैं, तो आपको नहीं दिखेगा। आगे भी जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगी, वहां भी यही चीज मैं आपको सिखाऊंगी कि डीएनए को जब तक आप एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी रेडिएशन के अंदर नहीं देखेंगे, तब तक आपको नजर नहीं आएगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब तो यही है कि नजर आना चाहिए। तो अब यहाँ तक बातें ठीक है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, इससे हम अटैक कराएंगे बैक्टीरिया के ऊपर, उससे फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होकर जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसका इन्फेक्शियस एजेंट है वो डीएनए है, और अगर प्रोटीन कोट जाएगा तो हम बोलेंगे इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, प्रोटीन कोट, ठीक। तो फिर क्या किया गया, अब तैयारी किस चीज की करी जा रही है, सोच समझिएगा ध्यान से। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को वही बनाना होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम की प्रिपरेशन हो या फिर नीट के क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट्स उठाने हो, आपकी एनसीईआरटी बुक को ही रखा जाता है। इसलिए अगर मैं एक्स्ट्रा भी बताऊं आपको, तो मैं इसी के रेफरेंस से बताती हूँ, इसी में मैं आगे चलती चली जाऊंगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एग्जाम में वैसे भी आपको यही बनाना है, तो इसी की हेल्प लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी बुक में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे जिसकी रेडियो लेबलिंग करी गई है, ये क्या होता है मैं समझा रही हूँ आपको, उसको रेड कलर दिया गया है। आपने इस डायग्राम को इतने ध्यान से देख के समझा नहीं होगा, बट बहुत सारी चीजें हिडन है इसमें, वो मैं समझा रही हूँ आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये नोट करेंगे कि लेफ्ट साइड में
जो रेड कलर है वो इसके प्रोटीनेशियस आउटर कोटिंग को दिया गया है। देखिए चेक कर लीजिए, है यहाँ रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर है। मतलब बोलने का ये ऐसा नहीं कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रेड दिखेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। ये आपको बस समझाने के लिए एक डायग्राम के तौर पे बच्चों को समझाया जाता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली कि इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जो हमने रेडियो लेबलिंग करी है वो प्रोटीन कोड की, और राइट साइड वाले पार्ट में यहाँ पे देखिए इसका जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, इसकी हमने रेडियो लेबलिंग करी है। सवाल ये उठता है कि रेडियो लेबलिंग होता क्या है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसको समझाने के लिए। आप जो बहुत सारे ब्रांड्स के एसी के जो रिमोट्स होते हैं आपने नोटिस करा होगा कि उसके जो बटन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब रेडियम वाले होते हैं, वो अंधेरे में भी चमकता है। क्यों चमकता है, क्यों उसको ऐसा बनाते हैं? वो ऑब्वियस है, कोई भी लाइट ऑन करके तो नहीं सोता, ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि लाइट बंद कर दे तो हमें अच्छी नींद आए। तो आप जब अंधेरे में उसको देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे अंधेरा है। क्यों हमने ऐसा करा? तो आपका एफर्ट बचाने के लिए। अब पता चला आप दौड़ते भाग के आए कहीं से, आपने 16 पे कर दिया और तुरंत आपको आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद जब नींद आ गई तो ठंड से आपकी नींद खुल गई। तो आपने सोचा हम एक काम करते हैं, हम इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? मतलब आपको मिलेगा अंधेरे में कभी तो और ढूंढने जाइएगा, उससे भी दिख जाए। तो वहां पे जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही हम यहाँ भी करते हैं। हम लोग रेडियो एक्टिव, कोई अगर आज की बात से आपसे पूछे कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करा ही क्यों रहे हैं, हर्शियन चेज में क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे हम रेडियो लेवल इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे। We have to recognize the transmitted part of this bacteriophage into bacteria. अब बैक्टीरिया कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि आपको खुली आंखों से नजर आए। बैक्टीरिया को उठा के रख के भी आप देखेंगे तब भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको उसको देखने के लिए स्टेन करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टेन नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। हम यहाँ पे किसी कलरफुल स्टेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बोला अच्छा रुको एक काम करते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली जो है वो विजिबल होगी और इजीली तो निकल आएगा। फर्स्ट पार्ट में अब जो है एक्सपेरिमेंट, उसको समझिए ध्यान से। पहले पार्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट इधर जो फर्स्ट हाफ दोनों डायग्राम सेम है। पहले एक बार ये चेक कर लीजिए, जो कलर डिफरेंशिएशन मैंने आपको बोला है उसको भूल जाइए, और अगर इस पूरे इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, कैसा करते हैं? अगर पूरे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को मैं आपसे बोलूं कि आप इसको क्या कर दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है लेफ्ट और राइट साइड का दोनों सेम है। चेक कर लीजिए एक बार, देखिए। मान लीजिए आपके समझने के लिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम यहाँ पे निकाल दिया। अब लेबल्स को ऊपर वाला जो P32 और S35 है उसको छोड़ के इसको चेक कीजिए, दोनों डायग्राम सेम है। सेम है दोनों डायग्राम, फोटोकॉपी बिल्कुल है ना। अगर हम इसको भूल जाए कि इधर S35 का यूज, ये भी क्यों करेंगे वो भी पुजारी ना करें। मतलब ये लेफ्ट साइड का डायग्राम और राइट साइड का जो डायग्राम है वो सही में बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपका और एफर्ट बच जाएगा एग्जाम में जब बनाने की बारी आएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यहाँ पे S35 का यूज कर ही क्यों रहे हैं। तो S35 का यूज क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर ये है कि इस पूरे नेचर में पहली बात तो ये कि 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। लोग बहुत सारे रिसर्च लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन चाहे आप अपनी केमिस्ट्री की भी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को देखेंगे केमिस्ट्री की बुक में, तो उसमें भी जब आप एमिनो एसिड का लिस्ट देखेंगे वहाँ पे बना हुआ लिस्ट आपको दिया है। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में जो चैप्टर है उसमें भी आपको लिस्ट दिया हुआ है। और ऐसे भी कभी भी आप लिस्ट चेक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको उस लिस्ट में 20 एमिनो एसिड्स भी दिखेंगे। अब गूगल पे ऐसे आप डेटा चेक कर ले जाइएगा तो कई लोग 21 बता रहे हैं, कोई 22 बता रहे हैं, 25 बता रहे हैं। ठीक है, जिसको जो बताना है बताए, आपके पास जो लिस्ट है वो यही रहेगी। सबसे पहली बात,
अगर कोई आपसे ये हमें काम देगा तो इसको मैं दूसरे पेज पे कर ही लेती हूँ, क्योंकि आगे के चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में आगे हमें काम आना है। इसको रहने दीजिए, यहाँ से तो मैं डिलीट कर दूंगी, यहाँ रहने दीजिए। देखिए, इसको जब आप चेक कीजिएगा ना, ये लिस्ट आपके पास है, इसका नंबर आप काउंट करेंगे 20 है, 20 है, ठीक है। तो इस पूरे लिस्ट में से सिर्फ 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, एक है सिस्टीन, दूसरा है मेथिओनिन, जो सल्फर कंटेनिंग है। तो क्या है? सल्फर कंटेनिंग है। तो वही इतनी केमिस्ट्री तो इनको पता थी, इन्होंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि अब ये कहाँ से आया? इसका रीजन ये है। एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स याद कीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मेंशन द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे मोनोमर ऑफ प्रोटीन पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड है ना। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। हम क्या करेंगे कि आपको जो यहाँ पे कॉलोनी नजर आ रही है, इसको मैं पहले हटाती हूँ यहाँ से। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे ये कॉलोनी नजर आ रही है, तो हमने तो इस चीज को कैच करा, हमने बोला अच्छा ये जो आउटर कोटिंग है दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। हमने इन सारे के सारे बैक्टीरियोफेज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करने की तैयारी कर ली जिसको हम सिर्फ S35 वाला सिस्टीन एंड मेथिओनिन देंगे। तो कई जनरेशन्स के बाद जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि इसके प्रोटीन कोट में S35 जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा बताइए? जाएगा ना। इसके प्रोटीन कोट में क्या जाना आपको आपको क्या लगता है? मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने निकाला और ऊपर से स्टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके आगे की कॉलोनीज में S35 को भेजने के लिए हमें पहले उस मीडियम में इनको ग्रो करना पड़ता है। तो जब हम उसको S35 वाले मीडियम में, मतलब हमने 2 कॉलोनी बनाई, एक कॉलोनी को हमने क्या किया S35 वाले में ग्रो करा, जिसको आप S35 वाले में ग्रो करेंगे उसके प्रोटीन कोट में, क्योंकि सल्फर जो है ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ इन्होंने दोनों चीजों का इस्तेमाल किया है। और जो यहाँ पे फॉस्फेट जो है ये आपको इस प्रोटीन कोट में नहीं मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में S35 जो दिया इन्होंने, तो ये ऐसा एमिनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, क्योंकि नॉर्मली तो S32 यूज करते हैं आप लोग, है ना। तो इसका कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल कर रहे हैं? S35 यूज कर रहे हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो एक इस चीज को याद रखेंगे कि आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? S35 का। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इजिली दिखेगा, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, इस बैक्टीरिया, अब तो बाकी चीजें तो बहुत ही इजी है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन बोला जा रहा है। इन्फेक्शन टर्म तब यूज किया जाता है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के ऊपर आप अटैक कराएं, और अटैक कराने के बाद उसका कुछ पोर्शन जो है वो उसके अंदर जाना चाहिए, तभी इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन वाला पार्ट है तो आपको क्या करना है, बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज जो है ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में ब्लेंडिंग है। यहाँ पे ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग होता है। ब्लेंडिंग, क्योंकि बॉडी है बैक्टीरिया की और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चला गया है किसका? बैक्टीरियोफेज का, तो हमने इस स्टेप को ब्लेंडिंग का नाम दे दिया। तो थर्ड वाला जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें बैक्टीरियोफेज को थोड़ा डिस्टेंट रखेंगे और अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप बनाना है अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफेज को यहाँ से हटा के ये देखिए बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सेंट्रिफिकेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जहां पे कई बार मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर से देख लीजिए वापस। देखिए,
जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में आप बात करते हैं तो आपके पास एक ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट आएगा। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये सैंपल है, ये रखा जा रहा है। तो आपने क्या किया, जहाँ पे पूरा का पूरा इंफेक्शन करने को छोड़ दिया था, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पूरे को इसमें डाल के, और जब आप इसको रोटेट करने के लिए छोड़ेंगे, एक स्विच ऑन करेंगे, इसका बटन ऑन करेंगे, उसके बाद ये आपको ऊपर ये ग्लास का लगा हुआ है, जब जब ये घूमता है ना, तो ये इस ग्लास से जब आप देखेंगे तो आपको इसका बॉटम नजर आएगा। आप सोचिए कितने सुपर स्पीड से घूमता है ये, 5000 रिवोल्यूशन पर मिनट देता है, ठीक है। मतलब ऐसा करने के बाद, इसलिए आप देखेंगे जगह जगह सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा रहता है। ऐसा करने के बाद ना इतना झटका लगेगा इसको कि इस बैक्टीरिया के बाहर अगर ये बैक्टीरियोफेज चिपक के बैठा भी होगा ना, जैसे मैं इसकी बात बता रही हूँ आपको, ये वाला इमेज जो आपने देखा था, तो सुपर इमेज है, बहुत ही बढ़िया इमेज है। जैसे इसकी बात में करें आप, ठीक है। अभी इसके आजू बाजू में जितने भी यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेजेस है लगे हुए हैं, अगर आपने एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल की, और अगर आपने क्या करा, उसको इतना ज्यादा रिवोल्यूशन दिया, तो ये झटके से ना, ये जितने भी बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर अटैच होने से ऐसे बोला नहीं जाता, ऐसा झटका लगा कि फूटा गया, तो ये सब के सब वहां से साइड हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्यों हमने ऐसा करा? बच्चों का एक क्वेश्चन ये होता है, मैम हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और ऐसा हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि क्या हो, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर कुछ चला गया है तो वो अंदर ही रहे, और बाहर अगर कुछ चला गया है तो वो कम्प्लीटली वहां से आउट हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, सो समझिए ध्यान से। इतना करने के बाद इस बैक्टीरिया को देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर। याद रखना है, अभी आप सेकेंड पार्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको नहीं जज करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट देखना है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे आप, इसके रिजल्ट के तौर पे जो आपने रेडियो लेबलिंग करी है प्रोटीन कोड। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट लिखो, हेंस प्रूव्ड दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। आपको कैसे लिखा, अभी आपके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में डीएनए का नाम क्यों नहीं लेना है, इसका रीजन कैसे? आपने किसकी रेडियो लेबलिंग करी? प्रोटीन कोड की। अब डीएनए आपको जब दिख ही नहीं रहा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप क्यों इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे लिखना है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये आपको बैक्टीरिया के अंदर नजर नहीं आया तो फिर आपको क्या लगा, अच्छा चलो बेचारा दिखाई नहीं, फिर तो ये जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे एक वर्ड देखिए, सुपरनेटेड बोला जा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद जो आउटर पूरा जो वहाँ पे आपने कल्चर लिया है, उसमें से भी कुछ निकाल के आपने स्लाइड के ऊपर रख के देखने की कोशिश करी, तो आपको क्या देखा कि उसमें आपको जो प्रोटीन कोड आपने लेवल करा था वो आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो रेडियो एक्टिव इसको बनाया नहीं, वो आपको वहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमारे पास एक कंक्लूजन क्या निकला, हमने बोला अच्छा इसका मतलब है कि ये बेचारा तो बाहर ही रह गया जिसकी रेडियो लेबलिंग हमने कराई थी। तो हमने बोला चलो भाई एक बात तो प्रूफ हो गई, प्रोटीन इज नॉट। फर्स्ट पार्ट समझ आया सबको? पहला पार्ट समझ आया सबको? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को यहाँ तक समझ आया? जो मैंने आपको समझाया, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ तक का पार्ट समझ आया आपको? सारे बच्चों को मेरी आवाज जा भी रही है? नहीं? फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ आपको रिजल्ट के तौर पे, रिजल्ट कंक्लूजन आपको यहाँ पे ये लिखना है, हेंस प्रूव्ड दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं बैक्टीरिया के अंदर। अब इसका सेकंड पार्ट में टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप समझ चुके हैं। बस यहाँ पे उसको उल्टा कर देना। उल्टा करने बोलने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे P32 का इस्तेमाल किया। वाई P32? क्योंकि जब मैं आपको डीएनए के कंपोनेंट्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस। मतलब नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन सब होंगे। नाइट्रोजनस बेस
डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन्होंने देखा चलो ठीक है, इसमें से फॉस्फेट को पकड़ा जा सकता है। मतलब हम इन सारे हमने 2 कॉलोनी शुरू में बनाई थी, दूसरी कॉलोनी को हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे एक ऐसे मीडियम के अंदर जहां पे सिर्फ P32 अवेलेबल होगा। बाकी मैंने इसके पहले ये बात आपको एक्सप्लेन कर रखी है, दोनों के दोनों डायग्राम सेम है, बस फर्क इतना है कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोटीन कोड को रेडियो लेवल करा था, सेकेंड पार्ट में हमने इसके डीएनए को रेडियो लेवल करा। फिर वापस उसी तरीके से इन्फेक्शन हुआ, फिर ब्लेंडिंग हुई, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, जो सेंट्रिफिकेशन आपने कराया, कैसे कराते हैं देखा अभी आपने। जैसे कैसे आप किसी भी चीज को, जैसे आपने अपने हाथ में एक रस्सी के सहारे कोई भारी सी चीज हैंग कर रखी है, उसको घुमाने की कोशिश कीजिए तो किधर की तरफ वो फिराता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर आप किसी चीज को ऐसे घुमाते हैं तो किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका हमने इस्तेमाल यहाँ करा है सेंट्रिफिकेशन मशीन में। अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, जैसे देखिए ये जो मैंने आपको शो करा, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पे, और जैसे इसका देखिए इस साइड का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जब ये पूरा घूमता है ना तो ये ऐसे सीधा हो जाता है, इसमें ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इतना फास्ट रिवोल्यूशन दे रहे हैं इसको कि ये ऐसे बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब जाएगा, और जो चीजें हैं इसमें वो बिल्कुल भी, अगर कोई भी चीज इस बैक्टीरिया के बाहर अटैच होगा तो वहां उतने झटके से वो हट ही जाएगा। यही सेम चीज आपने कहाँ सुना था, जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रही थी 11th क्लास में, वहां भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि हम सेंट्रिफिकेशन के थ्रू, पहली बात तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, तोड़ेंगे, लाइपेज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड बाइलेयर का बना है तो वो टूट जाएगा। फिर हम उसमें भी सेंट्रिफिकेशन करा रहे थे, सेंट्रिफिकेशन कराएंगे तो इतना झटका लगेगा कि सारी चीजें उसकी तहस नहस बिल्कुल टूट जाएंगी। उसके बाद उसको जब बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं तब पता चला राइबोसोम सबसे ऊपर आ जाता है, न्यूक्लियस सबसे नीचे चला जाता है, तो पता चला अच्छा जो सबसे लाइट वेटेड जो ऑर्गेनल और स्मॉलेस्ट तो खैर है ही है, वो राइबोसोम है। सबसे भारी सबसे हैवी कौन सा है, वो न्यूक्लियस है। उसी के आधार पे तो पता चला। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो टाइम टू टाइम आपकी बुक्स में आती रहती है, ठीक है, जगह जगह पे मिलेगा आपको सेंट्रिफिकेशन। तो ये जो सेंट्रिफिकेशन आपने यहाँ पे अप्लाई करा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफेजेस गलती से भी अगर अटैच रह गया होगा बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर, तो अब तो बिल्कुल भी अटैच नहीं होगा, वो वहां से झटके से अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो अलग होने के बाद जब ये यहाँ से सेपरेट हो गया, वापस उसी तरीके से फिर से पहली बार भी लेके गए थे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करने फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इनको कुछ भी नहीं दिखा था, ये निराश हो गए थे। फिर इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को उठा के ले गए, इसको भी देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको देखा तो अब इनको नजर आया, क्या नजर आया, तो डीएनए। कैसे पता चला डीएनए है, क्योंकि इन्होंने रेडियो लेबलिंग ही करी थी डीएनए की, ठीक है। तो जब नजर आया फिर सुपर बोले कि चलो ठीक है, तसल्ली के लिए हम थोड़ा सा सुपर नेटेंट में भी देख लेते हैं कि कुछ है या नहीं है। इसको भी ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के अंदर, नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन सुपर नेटेंट। अब इनको सुपर नेटेंट में कुछ भी नहीं दिखा उस टाइम, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है इसके अंदर इनको जेनेटिक मटेरियल दिखा, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला है, प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर आज के बाद से कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, तो आपको आंसर देना है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। बस इन्होंने ये पहली बार प्रूफ करा कि जो जेनेटिक, आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने पहली बार ये प्रूफ करने का काम किया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेचर में वो कौन है, डीएनए। इसके पहले कुछ लोग बोल रहे थे आरएनए है, कुछ लोग बोल रहे थे प्रोटीन है, कुछ बोल रहे थे डीएनए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया उस चीज को, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट समझ आया आपको? यस मैम। चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए मेरे साथ फटाफट। ये जो डायग्राम एज इट इज है वो आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सेम टू सेम वही है डायग्राम।
Hershey and Chase experiment. इन्होंने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट करा था। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना पड़े, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या जाता है, क्या बताया क्या था उन्होंने। तो ये बता रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, तब फिर उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ा सा करते हैं इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आपको लिखना है। ये है कि इन्होंने ये बताया, प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, किस चीज को सिलेक्ट करा, तो इन्होंने बैक्टीरिया को और बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट करा। ये पॉइंट तो आप सीख ही रखे हो, है ना। दे वर्क विद viruses that infect bacteria called bacteriophages। पहली बात, बैक्टीरिया, इसमें दोनों आ गया कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज दो चीजों का इस्तेमाल करा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद दे grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others। मतलब दो कॉलोनी ली उन्होंने, ये बात याद रखेंगे। एक को आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया है और दूसरे को आपने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में। एंड सम अदर्स on medium that contained radioactive sulfur। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें दोनों बातें आ गई एक साथ। डन मैम।
चलिए नेक्स्ट। अब ये इस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे दोनों को अलग अलग ग्रो करा पा रहे थे, तो इनको पता था कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेगा वो रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन कोट में उसके नहीं जाएगा। अगर डीएनए के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस जा रहा है तो वो सल्फर को नहीं लेगा। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर लीजिए, वायरस इज grown in the presence of radioactive phosphorus contained अच्छा एक बात बताइए, मैं इसके बाद क्या लिखूं? वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड, प्रोटीन कोट लिखूं या डीएनए लिखूं? क्या लिखूं मैं? हाँ, रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए, बट नॉट रेडियो एक्टिव, हाँ, प्रोटीन। इसी वजह से तो ये ऐसा इस्तेमाल कर पा रहे थे, क्योंकि इनको इसकी साइंस पता थी। बिकॉज डीएनए contains phosphorus but protein does not. सेम उसी तरीके से इसका उल्टा पॉइंट, सिमिलरली viruses grown on radioactive sulfur contained protein but not radioactive DNA, because DNA does not contain sulfur. ये जो आपने समझ रखा है मैंने वही लिखा है, देखिए इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे देखिए।
फिर आपने अटैक कराया है वो लिख लीजिए फटाफट और शॉर्टकट में और कीजिए इसको। रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस, were allowed to attack on E. coli bacteria. इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। लिख लिया सर। By use of centrifugation, viral coats were removed from the bacteria अब आएंगे तुरंत इसके नेक्स्ट पार्ट पे। बैक्टीरिया which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive indicating that DNA was the material that passed from the virus to bacteria। एक ही लाइन में सब ओवर हो गया, डन हो गया इसमें। वायरस से बैक्टीरिया तक जो ट्रांसफर हुआ कौन है, वो डीएनए। ठीक है, और जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड था उसका कुछ भी नहीं गया। फिर अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। यहाँ पे करते हैं बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव कैप्सिड। प्रोटीन कोड का दूसरा नाम क्या है, कैप्सिड है, कैप्सिड। वेयर, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग दैट, यहाँ से चेंज कर देंगे, प्रोटीन्स did not enter the bacteria
from virus. हो गया ये? लास्ट में आपने तो लिख तो रखा है, बट लास्ट में एक ऐसे कंक्लूजन डाल दीजिए। DNA is the genetic material. बस हो गया। चलिए ये लिख देना आपको एग्जाम में एज इट इज, पूरा डन हो गया। हर्षिल चेज एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? समझ आया? यस सर। यस मैम। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज आपको जो पढ़नी है, दैट इज फीचर्स ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल। अब ये बात ठीक है कि अभी आपने प्रूफ करा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी तो होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जिसको मैंने आपको रेट्रो वायरस सिखा रखा है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहा जाए, इसके लिए उसमें कौन कौन से फीचर होने मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर डीएनए अपनी कॉपी नहीं बना पाता तो हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते क्या? सोच के देखिए एक बार। नहीं ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही आ जाता है, पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। और रेप्लिका जो बनता है, जैसे डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को मैं आपको क्या सिखाऊंगी? रेप्लिकेशन। उसको कहते ही रेप्लिकेशन है, तो हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन टर्म जो है उसको भी मेंशन कर दिया, दैट इज रेप्लिकेशन। वो रेप्लिकेशन करने में एबल होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात ये, हाँ वायरसेस में जो आरएनए है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे भी जो सबसे बड़े लेवल पे और मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, तो वो ऐसे ही नहीं मोस्ट अबंडेंट और सबसे, मतलब आरएनए और डीएनए में बेस्ट डीएनए को माना जाता है। रीजन ये है कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसके जो बॉन्ड्स है इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना के रखते हैं। तो एक और हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। देन इसमें म्यूटेशन जो है वो स्लो होना चाहिए, ठीक है। स्लो मतलब रेयर हो, इसमें बहुत कम हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप और स्लो चेंजेस। अगर फास्ट हो गया, सडन हो गया, अचानक से हो गया, तब तो क्या हो जाएगा? वो म्यूटेशन हो जाएगा। स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। Then last point is
मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए बस। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters। मतलब मेंडल्स लॉ को फॉलो करने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाला ये होना चाहिए। ठीक, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। रिटर्न का ठीक है, वेरी गुड। तो ये एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही आपको 3 मार्क का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक, तो अभी तक आपने क्या देखा, पहले आपने एक्सपेरिमेंट सीखा, एक्सपेरिमेंट को सीखने के बाद फिर एक कंक्लूजन ये भी निकला। अभी जब आप हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो वहां पे आपने एक और बात भी तो देखी कि जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसमें जब वो एक्सप्रेस होके जा रहा था तब आपने उसको बोला कि जेनेटिक मटेरियल है, जब नहीं एक्सप्रेस होके जा रहा था तब आपने बोला कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, देखिए तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसका फीचर निकाला। अभी जब आप ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये देखिए आगे ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसका अगर आप एम्प्लीफिकेशन कराएं, एम्प्लीफिकेशन यहाँ बायो में भी यूज होता है, तब यूज कर रहे हैं जब हम इसके जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो बनवाएं। तो जब आप इसका एम्प्लीफिकेशन कराएंगे मतलब अगर आप इसको ग्रो करके बहुत नंबर इसका बढ़ाएंगे, ऐसे ही बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो जब आप इसका नंबर जो है वो हजारों हजार के नंबर में या मिलियन कॉपी अगर आप इसकी बनाएं तो उन सब में ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉपी करके जाएगा। तो ये किसका फीचर है, ये जेनेटिक मटेरियल का फीचर है। तभी आपने क्या करा है, अभी जो आपने इसका फीचर लिखा है जेनेटिक मटेरियल का वो आपने यहाँ पे मेंशन करा है कि इसको खुद को रेप्लिकेट करने वाला होना चाहिए, ये अपना रेप्लिका बनाएगा, रेप्लिका तैयार करेगा। और मैं आपको पढ़ाऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन, तो भाई रेप्लिकेशन पढ़ तो आप इसलिए रहे ना क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है। अब पता चला कि कल को जाके डीएनए जो है वो बदल जाए, उसका मन करे कि नहीं मुझे डबल स्टैंडर्ड से अपना जो शेप और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है, तो जब वो चेंज करेगा तो चेंज करने से क्या होगा, हम रेप्लिकेशन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक और चीज क्या है कि वो केमिकली स्ट्रक्चरली क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा चेंजेस की वहां पे गुंजाइश नहीं होती। और स्लो चेंजेस अगर ये करेगा तभी जाके इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन मतलब जो वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल चेंज है, जिसकी वजह से आपको पता है डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे क्या हुआ, आपके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। और भले ही हर जगह मेंडल्स लॉ को आप नहीं कर सकते वहां पे अप्लाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे जिसके केस में आपने देखा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स जैसे कैसे आप ही की बॉडी में बहुत सारे फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं जहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो है वो बिल्कुल फिट होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़े, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, कलर ब्लाइंडनेस आप देख रहे थे, एक पैटर्न था, है तो है। अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर बिल्कुल नॉर्मल है फिनोटिपिकली जेनोटिपिकली, तो उसके बच्चों में क्या रेशियो जाएगा वो फिक्स है तो है, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो एक ट्रेट है वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में उतने डिसिप्लिन से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको आया समझ में, और आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया इस पेज का। ये चैप्टर जब से हमने स्टार्ट करा है तब से कितनी क्लास हुई अभी तक, कॉपी में एक बार चेक कीजिए तो 30 क्वेश्चन हो गया। एक दिन मैंने 1 2 ही लिख दिया था, 30 हुआ होगा, 31 से स्टार्ट करूँ है ना, 4th क्लास है आज, 31 ही जाएगा ना।
Yes, ma'am. Who proved that DNA is the genetic material? Herschel James. Next, which isotope of sulfur was used for radio labeling? Capsid of bacteriophage. S35. Next question कहते हैं which isotope of phosphorus कैप्सिड की बजाय अब डीएनए हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Yes, हो गया ma'am. इधर। अभी भी जो बार-बार रेडियो लेबलिंग हम लोग कह रहे हैं ना, तो रेडियो लेबलिंग कराने के प्रोसेस को जो एग्जैक्ट टर्म दिया जाता है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऐसे लिख लीजिए इसको। Incorporation of any radioactive element in selected specimen for easy analysis is known as autoradiography.
फिर एक क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दी, मेंशन द कंक्लूजन ऑफ Hershey and Chase experiment. DNA is the genetic material. Then mention the names of microbes which were selected by Hershey and Chase for his experiments. पहला वायरस, बैक्टीरियोफेज। बहुत सारे वायरस होते हैं, वायरसेस एक दो नहीं है, बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे कोविड, कोरोना वायरस। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट किया है, बैक्टीरिया इकोलाई। एस्केरिचिया कोलाई है, शॉर्ट में हम लोग इकोलाई कहते हैं। पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. What are bacteriophages? Virus which attacks on bacteria. Are viruses which attacks on bacteria. Mention the radio level part in bacteriophage where S35 was selected. जब S35 सेलेक्ट करा था तब किसका रेडियो लेबलिंग करा था इन्होंने? Protein. हाँ, कैप्सिड प्रोटीन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर्षे
एंड चीज एक्सपेरिमेंट। आंसर मैंने लिख रखा है, समझा रखा है, खुद से लिख के देखेंगे बिना देखेंगे। राइट, फीचर्स इन जेनेटिक मटेरियल, ये भी मैंने पूरा नोट कर रखा है आपके लिए। एज इट इज जैसे है वैसे इसको नोट कर लें। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं किसी को।